पूरा सीमांचल पतंगमय हो गया, मजलिसमय हो गया, ये सब बातें क्या चल रही, कितना आपको लगता है? कांग्रेस और आरजेडी के बड़े बड़े नेता सीमांचल में रहे हैं, लेकिन कभी दिलीप जायसवाल या बीजेपी के वो नेताओं के खिलाफ नहीं बोले जिनके खिलाफ प्रशांत किशोर बोले। लेकिन वो लोग इंडी गठबंधन बोलते हैं, तो हमें भी एनडी गठबंधन बोलने का। आपने भी ए हटा दिया। जाहिर सी बात है, जब वो ए हटाते तो हम भी ए हटा देंगे। जिसने इतना बड़ा पुल बनाया उसका नाम आप नहीं ले रहे, उसका आप एहसान नहीं मान रहे, आप उसको बधाई और मुबारकबाद नहीं पेश करते। आपने चार पाया क्या खड़ा कर दिया, सारा आपने बनाया। अख्तुल ईमान साहब के अंदर में भी डर बसा हुआ है कि काश शायद अगर ऐसा हो जाए कि मस्तान साहब को टिकट नहीं मिल के किसी अमोर के बेटा को, युवा को अगर मिल जाए और मौलाना गुलाम रब्बानी को मिल जाए, तो यकीनन अख्तुल ईमान का जवाब मौलाना गुलाम रब्बानी दे सकता है। 40 और 60% का मामला है सेंट्रल का और राज्य का। तो अब 60% वाले को क्या बोलना चाहिए, हमने नहीं बनाया, तो हम लोग 60% वाले हैं ना भाई। तो 60% वाले का जोर ज्यादा होगा कि 40% का? तो अख्तर साहब बोलते हमने किया। जेरे दस्त आप हैं, तो आप जेरे दस्त होकर के बोलेंगे और हम बाला दस्त हैं तो हम नहीं बोलेंगे। भीख तो मांगे अख्तर साहब, लेकिन उन्हें भीख नहीं मिली, इसीलिए महागठबंधन का जो धर्म है उसे निभाते हुए अख्तर साहब को बाइकाट कर दिया गया। एमआईएम सारी सीटों पर अगर उतार दे तो जीतना मुश्किल हो जाएगा गठबंधन को। एक फर्द वाहिद उनके पास है, ओवैसी साहब। जब तक वो जीवित है, बाहयात है, तब तक एमआईएम का नामो निशान है। बाकी ये लोग तो इधर उधर के चट्टे बट्टे कहीं ना कहीं खिसक जाएंगे। इस समय हम लोग अमौर विधानसभा में मौजूद हैं। गुलाम रब्बानी साहब जो कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी है, बातचीत करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या वादे आप कर रहे हैं? हम सबसे पहले हम आपको और आपके चैनल और चैनल से कनेक्टेड जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबको बधाई और मुबारकबाद देता हूं। 5 सालों में आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, नहीं हुई जो आपने सवाल किया है, या जिसके लिए अभी तक देखिए विधानसभा में हर कई आदमी लोग अपना अलग-अलग किसी तरह की न बात किसी करते हैं, विजन को लेकर के मैदान में धांधली उतरता खत्म हुई है, तो है। वो हम लोग का जो अमौर विधानसभा है, देखिए ये इसमें सबसे बड़ी जो कमी है, जितने भी और बंदे बधाली मैदान का में जो ये रहते हैं अमौर विधानसभा और शिकार है, होके उसका आते रीजन हैं, सिर्फ और उनके पास सिर्फ तालीम है। अपना कहने सबसे के लिए पहला कुछ फोकस और मेरा होता है। तालीम के ऊपर लेकिन होगा। जब हम विपक्ष में अगर हैं, अल्लाह ने मुझे वो वक्त दिखाया हम और उस वो मंजिल दल मुझसे में नहीं करीब है हुई, जिस दल का तो सबसे पहला जो मेरा फोकस होगा वो एजुकेशन के ऊपर होगा। बादहू फिर मेरा जो अमौर विधानसभा है, इसमें नदी कटान और किसान को लेकर के बड़ी समस्या है। इन सारे मुद्दों के ऊपर बिजली, लाइट, नदी कटान, खेती किसानी, ये सारी चीज़ें बड़ी मतलब अजब स्थिति में है। मैं इसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। और सबसे मेन मामला है थाना और ब्लॉक और रजिस्ट्रार ऑफिस को लेकर के बहुत ज़्यादा धांधली चल रही है। यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस मुद्दे को लेकर के मैं पब्लिक के बीच भी आना चाहूँगा, इसलिए कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अब कुछ काम करके दिखाने की ज़रूरत है और अमौर विधानसभा को इसकी सख्त ज़रूरत है। देखिए ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में जितने भी बंदे मैदान में रहते हैं और जो कामयाब होके आते हैं, उनके पास अपना कहने के लिए कुछ और होता है। लेकिन जब हम विपक्ष में हैं या हम उस दल में नहीं हैं जिस दल का विधायक है, तो जाहिर सी बात है मेरी नज़र में तो वो चीज़ें आएंगी ना जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। अब वो वही चीज़ गिनवाएंगे जो उनसे हो चुका है। अब कितना क्या हुआ है, नहीं हुआ है, उस सवाल का तो जवाब वो देगा। जो नहीं हुआ है वो मैं दर्शाना चाह रहा हूँ, वो मैं दिखलाना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है मेरी नज़रों के सामने में जो भ्रष्टाचार कल था वो आज भी मौजूद है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। जो तमाम आप ब्लॉक में ले लीजिए, थाना में ले लीजिए, रजिस्ट्रार ऑफिस में ले लीजिए, या नदी कटान का मसला ले लीजिए, सड़क पुलिया का मसला ले लीजिए, तो जितना होना चाहिए और जो मैं सोच रहा हूँ, मेरी सोच से बिल्कुल अदना दर्जा तक नहीं काम हुआ। तो जाहिर सी बात है मैं तो यही कहूँगा कि नाक के बराबर कुछ भी नहीं हुआ। कितना % चांस है कि अगर कांग्रेस में ये सीट जाती है, कांग्रेस को मिलती है, तो आपको टिकट मिलेगा? कितना % आपको? किसी भी अभी तक मैं 99% में हूँ। मुझे यकीन है कि मुझे टिकट मिलेगा। मान लीजिए कि ये आरजेडी के खाते में चली जाती है, आरजेडी का प्रत्याशी यहाँ पे उतरता है, फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? नहीं, आरजेडी का खाता में नहीं है इस वक्त। ये सीट अमौर की सीट कांग्रेस को परंपरागत तरीके से हमेशा से होकर आई है और उम्मीद यही है और ये बातें भी चल रही है कि अमौर की सीट कांग्रेस को ही होगी। यहाँ आरजेडी का कोई प्रत्याशी नहीं है और नहीं आरजेडी का यहाँ पे जनाधार है। जाहिर सी बात है, जैसे आप
पड़ोसी विधानसभा ले लीजिए 22 तो 22 में वहाँ आरजेडी है, वहाँ कांग्रेस का मतलब नहीं है। अमौर है, यहाँ कांग्रेस है, आरजेडी का मतलब नहीं है। कोचाधामन है, वहाँ आरजेडी है, कांग्रेस नहीं है। बहादुरगंज है, वहाँ कांग्रेस है, आरजेडी नहीं है। ठाकुरगंज है, वहाँ आरजेडी है, कांग्रेस नहीं है। तो इस तरह से मामला चल ही रहा है, तो कोई ये बड़ा मुद्दा नहीं है। उम्मीद नहीं है कि आरजेडी यहाँ आएगी, लेकिन अगर आरजेडी के खाते में किसी पे बात रखने का जब हमको हक है, अधिकार है, हमारे लिए आज़ादी है, तो हम तो रख ही सकते हैं और कोई भी उम्मीदवार बन सकता है। रही बात उनके मद्दे मुकाबिल, हम उनके मद्दे मुकाबिल नहीं है, हम पार्टी से जुड़ करके हम अपने आप को साबित कर रहे हैं। जो लोग अपने आप को साबित कर देंगे, बहुत सारे लोग हैं जो जो अपने आप को साबित कर पाएंगे वो कामयाब होंगे। जो नाकाम हो गए आज नहीं तो कल से ही, किसी न किसी दिन कदम तो रखना पड़ेगा ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, एफर्ट आपको करना पड़ेगा ना। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप कहीं से कहीं मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की न्याय यात्रा यहाँ से निकली। कई लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि पूरा सीमांचल पतंगमय हो गया, मजलिसमय हो गया। ये सब बातें क्या चल रही है? कितना आपको सारे लोगों को देखिए, जहाँ तक 200 ओवैसी साहब की बात है और हमारे सीमांचल है, हम अपने सीमांचल की बात करते हैं। और नेता का आप अगर तादाद और भीड़ के एतबार से देखें तो ओवैसी साहब लाजवाब है, हजारों की भीड़ कर लेकिन वोटिंग के एतबार से देखें तो बिल्कुल नथिंग है। इसकी मिसाल मैं आपको कहीं से कहीं तक दे सकता हूँ, यहाँ से दिल्ली तक दे सकता हूँ। दिल्ली की वो भीड़ जो लोगों को विचलित कर रही थी, परेशान कर रही थी, लेकिन वो वोटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाई। इसी तरह से लोकसभा की वो भीड़ आपने देखी होगी और वो वोटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाई। इसी तरह से ये जो यात्रा, चूंकि यात्रा का फाउंडर तो कांग्रेस ही है ना, जो यात्रा को पूरी दुनिया में मशहूर किया लफ्ज़ यात्रा को, वो फाउंडर कांग्रेस है। अब उसी कांग्रेस के यात्रा को अगर ओवैसी साहब ने अपना हथकंडा बनाने की कोशिश की है और कांग्रेस की यात्रा को कुछ मध्यम करने की कोशिश की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस यात्रा से कांग्रेस की यात्रा मध्यम नहीं होगी, बल्कि ये जो सिस्टम या ये हथकंडा अपनाया जा रहा है कि हम इस यात्रा से पतन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो नाकाम होंगे। इसलिए आप एहसास करते होंगे 22 में अगर प्रोग्राम हो रहा है ओवैसी साहब का, तो कोचाधामन और वो बीजेपी और आपका ठाकुरगंज, बहादुरगंज, किशनगंज, पूरा अमौर, बैसी रणनीतिकार चाहे वो जिस अंदाज से रणनीति बनाए, हो सकता है इलेक्शन लड़के ही वो जिताना चाहता हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर वो रणनीति बना के आए हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा तभी बीजेपी जीत पाएगी, इसीलिए उन्होंने ये रणनीति बनाई है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। तो इसी तरह से अब किसका क्या अंडरस्टैंडिंग क्या है मामला वो जाने, लेकिन जहाँ तक सवाल आपने किया मेरे पास वही जवाब है। लेकिन वो तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, कह रहे कि जो आरजेडी आपको आपकी आबादी के हिसाब से टिकट नहीं देती है, आपको हिस्सेदारी नहीं देती है, इस बार हम आपको देंगे, आप हमारी सरकार बनाइए। तो उन पर भरोसा नहीं है क्या? प्रशांत किशोर बनना है, आप भरोसा कर लीजिए। उनका ऐलान था 4 महीना पहले हम टिकट फाइनल कर देंगे, कर दिया। पूछिए ना आप लोग, क्यों नहीं पूछते कि आपने कहा था 4 महीने पहले हम टिकट फाइनल कर देंगे, वो हमारे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? वो बीजेपी के सहारे क्यों टिके हुए हैं? जब बीजेपी का टिकट फाइनल होगा तब वो टिकट फाइनल करेंगे, जब कांग्रेस का टिकट और महागठबंधन का टिकट फाइनल होगा तब वो टिकट फाइनल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से बीजेपी के लोग बोलते हैं और जुमले इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से प्रशांत किशोर भी जुमले का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोगों ने सुना ही होगा प्रशांत किशोर की जबान से कब क्या क्या निकला है। कांग्रेस और आरजेडी के बड़े बड़े नेता सीमांचल में रहे हैं, लेकिन कभी दिलीप जायसवाल या बीजेपी के उन नेताओं के खिलाफ नहीं बोले जिनके खिलाफ प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। कह रहे कि देखिए इनकी हिम्मत नहीं होती थी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका चिट्ठा खोल रहे हैं। तो वो प्रशांत किशोर को सिर्फ सीमांचल के लोगों का मुद्दा नजर आ रहा है ना, मकसद समझे। यहाँ तो हार नहीं है, यहाँ एनडी गठबंधन को हारना ही है। एनडी गठबंधन समझते हैं ना, एनडीए। हाँ जी, इसलिए कि वो लोग इंडी गठबंधन बोलते हैं, तो हमें भी एनडी गठबंधन बोलने का। आपने भी ए हटा दिया, जाहिर सी बात है, जब वो ए हटाते तो हम भी ए हटा देंगे, क्या दिक्कत है। तो एनडी गठबंधन का हारना तय है, इसलिए बौखलाहट में अब उन्हें कोई मुद्दा तो मिला नहीं। प्रशांत किशोर जी को सीधा लेके आए सीमांचल और दिलीप कुमार पे सवाल किया, ताकि यहाँ के लोग ये समझ जाएं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन अंदर से वो उसके मुवाफिक है। अख्तरुल इमान जो आपके विधायक है, वो उनकी तरफ से दावा किया जाता है और अभी पुल पे काम चल रहा है,
तो कह रहे हैं कि आपको रसेली जैसा पुल पे काम चल रहा है और आपका दूसरा खारी पुल करके क्या है वो उस पर काम चल रहा है। 800 करोड़ का काम इतना करा रहे हो, फिर क्या ज़रूरत पड़ी आपको आने में, या उनके विकास से क्यों आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? नहीं, मैं उसके विकास से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ऐसा नहीं है, जो उनका काम है वो करना ही होगा ना उनके लिए। वो मजदूर है ना, मजदूरी तो करनी पड़ेगी, क्या समझे, जो वो काम है। लेकिन वहाँ एक बात अहम है कि आप हमारे सुरजापुरी में बोलते हैं पुनी में हल्दी लगा के बावर्ची बनना। जिसने इतना बड़ा पुल बनाया उसका नाम आप नहीं ले रहे, उसका आप एहसान नहीं मान रहे, आप उसको बधाई और मुबारकबाद नहीं पेश करते। आपने चार पाया क्या खड़ा कर दिया, सारा आपने बनाया। ये जो पुनी में हल्दी लगा के बावर्ची बनने वाला काम अख्तर साहब करते हैं, ये बात उनकी पसंद नहीं है। सिर्फ अपनी जादुई गुफ्तगू और चर्ब जबानी से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का हुनर जो अख्तर साहब अपना रहे हैं, अब यहाँ के लोग, अमौर विधानसभा के लोग इस चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि अख्तर उल ईमान एक इतनी मजबूत आवाज़ बन गई है कि कोई जल्दी से सामने आने के लिए तैयार नहीं है कि उनको हरा पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अख्तर उल ईमान साहब के अंदर में भी डर बसा हुआ है कि काश शायद अगर ऐसा हो जाए कि मस्तान साहब को टिकट नहीं मिल के किसी अमौर के बेटा को, युवा को अगर मिल जाए और मौलाना गुलाम रब्बानी को मिल जाए, तो यकीनन अख्तर उल ईमान का जवाब मौलाना गुलाम रब्बानी दे सकता है। ये लोगों की आवाज़ है, ऐसा नहीं है। अब उनके कहने से नहीं होगा, पब्लिक की आवाज़ लीजिए। ये पुल जो बन रहा है इसको लेकर आप इशारा कर रहे हैं कि पिछले जो विधायक थे या मंत्री थे उन्होंने बनाया, जाहिर सी बात। लेकिन उस समय वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? कई लोग ये कहते हैं एमआईएम के कि उस समय क्यों नहीं हो पाया। अगर अख्तर भाई आए हैं तब हुआ है, पास किसने किया और काम किसने शुरू किया, इनको लेकर बातचीत करते हैं। देखिए, सवाल कैसा भी हो जवाब उसका तो है। उस वक्त क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ, अब जाहिर सी बात है कुछ न कुछ आरोप तो लगा था, बहुत सारी उसमें कहानियां हैं, वो बड़ी लंबी कहानी है। अख्तर साहब ने अपने वक्त में किया तो वो अख्तर साहब का पूरा माल उसी में लगा है। आपको मालूम है 40 और 60% का मामला है सेंट्रल का और राज्य का। तो अब 60% वाले को क्या बोलना चाहिए, हमने नहीं बनाया, तो हम लोग 60% वाले हैं ना भाई, तो 60% वाले का जोर ज्यादा होगा कि 40% का। तो अख्तर साहब बोलते हमने किया, कहाँ आपने किया, हमने भी तो 60% दिया, आप तो 40 में है, फिर भी आप दस्त के नीचे हैं, जेर दस्त आप हैं, तो आप जेर दस्त होकर के बोलेंगे और हम बाला दस्त हैं तो हम नहीं बोलेंगे, जाहिर सी बात है। सचिन पायलट जो कांग्रेस के बड़े नेता है, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पिछली बार उनको देखा गया था और आइंदा भी ऐसे लोग उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो खासकर ओवैसी को लेकर उन्होंने कहा कि वो हमने भी देखा कि बीजेपी के लिए बड़े मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोग गठबंधन में आ जाएंगे तो गठबंधन मजबूत होगा। तो ऐसे में क्या संकेत है, क्या ये मान लिया जाए कि गठबंधन में ओवैसी को लेने की प्लानिंग चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अख्तर साहब ने ढोल बजा के, ताशे बजा के, ख़तो खतूत के ज़रिए, फेसबुक और आप जैसे पत्रकारों की वसातत से ज़रिए से पहुंचने की कोशिश की। भीख तो मांगे अख्तर साहब, लेकिन उन्हें भीख नहीं मिली, इसीलिए महागठबंधन का जो धर्म है उसे निभाते हुए अख्तर साहब को बाइकाट कर दिया गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार आपको बता देंगे, एमआईएम जो है ना सारी सीटों पर अगर उतार दे तो जीतना मुश्किल हो जाएगा गठबंधन को। तो वो इस बार क्या, हर बार यही बोलते हैं, इस बार दिखा देंगे, इस बार दिखा देंगे, इस पार से उस पार कर देंगे। आखिर में आते वक्त वही होता है, टाटा पीस। लोकसभा में भी यही चल रहा था, अब की बार हम ही रहेंगे और ओवैसी साहब रहेंगे, अख्तर साहब रहेंगे, इम्तियाज़ जलील साहब रहेंगे, सब के सब ख़त्म। एक फ़र्द वाहिद उनके पास है, ओवैसी साहब। जब तक वो जीवित है, बाहयात है, तब तक एमआईएम का नामो निशान है। बाकी ये लोग तो इधर उधर के चट्टे बट्टे कहीं ना कहीं खिसक जाएंगे।
थे गुलाम रब्बानी साहब, जो कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी है अमौर विधानसभा से। अब देखने वाली बात ये होगी कि संभावित प्रत्याशी कब प्रत्याशी बनकर आते हैं और क्या इनकी जगह कोई और आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही देखते रहिए भारत लाइव हिंदी। थैंक यू।